गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर रहे हैं पार्ट थर्ड चैप्टर, जिसे कहते हैं मुद्रा एंड साख या मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट इसके हमारे इसमें टू पार्ट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। आज हम थर्ड पार्ट अपना इसमें डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है मुद्रा और क्या होती है शाख। तो हमने इसमें अभी तक जो डिस्कस किया, तो यहाँ तक काफी कुछ डिस्कस हो चुका है इसमें कि व्हाट इज मनी, व्हाट इज क्रेडिट एंड इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें एज अ मनी की अगर नहीं होती तो क्या हम कैसे जो ट्रेड करते हैं वो कैसे करते। मनी और ट्रेड के अंतर्गत हमने देखा था अगर मनी absent है दैट मीन्स बार्टर सिस्टम यूज किया जाएगा। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, इसको हमने जो इसका पार्ट सेकंड है उसमें डिस्कस किया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था लिमिटेशंस को की बात की थी कि लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम में इसमें म्यूचुअल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स की बात की थी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की बात की थी, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स की डिस्कस किया था, डिफिकल्टीज इन स्टोरिंग वैल्यूज बात की थी, डिफिकल्टीज इन फ्यूचर पेमेंट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिफिकल्टी इन द ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस किया था। नाउ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी डिस्कस किया था कि मनी को हम कैसे बार्टर सिस्टम के बाद हमने मनी को कैसे यूटिलाइज किया एक ट्रेडिंग पैटर्न में, जिसमें हम किसी भी प्रकार से इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवश्यकताओं के संयोग की बात की जाती थी इसमें कोई नीड नहीं रहा, और आपके पास मनी है तो आप फील फ्री एनीथिंग टू परचेज, है ना। मार्केट में जाओ, आप कुछ भी, आपको ये नहीं कि सामने वाला जो है उस वो उसे पल्सेस की नीड हो, तो तभी आपका जो आपकी जो पल्सेस हैं, है ना, जो आपकी पल्सेस हैं वो होंगी। और आप और सामने वाले के पल्सेस हो और आपके पास सपोज दैट शर्ट है, तो सामने वाले को शर्ट की नीड हो और आप तभी वो आपको पल्सेस देगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा कोई भी सिस्टम अभी वर्किंग में नहीं है एज अ ट्रेडिंग पैटर्न में बात की जाए। तो मनी जो है एक मीडियम बना एक्सचेंज का। और मनी क्या होता है? मनी एक सिंपल सा जो सिस्टम है, एक गुड्स का जो ट्रांजेक्शन करने में या गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने में, एक्सचेंज करने में जो कि मीडियम रोल प्ले करता है। और इसमें या तो वो क्वाइंस के फॉर्म में होगा या पेपर मनी होगा या डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में होगा, है ना। तो इसके आधार पर जो सिस्टम है एक्सचेंज का वो चलता रहता है कंटिन्यूअस, है ना। तो हमने यहाँ पर उसको डिस्कस किया। फिर हमने आपको बताया, दिखाया था कि जो क्वाइंस होते हैं तो कैसे हिंदू क्वाइंस, अगर मिडवल इंडिया की बात करें, क्वाइंस ऑफ कुषाण डायनेस्टी की बात करें, क्वाइंस ऑफ अल्पाश की बात करें, गुप्त एम्पायर में बात करें, खिलजी एम्पायर की, एंड चंद्रगुप्त प्रथम के एम्पायर में, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पंच जो है मार्केट क्वाइंस हैं, ये है 2500 ईयर्स ओल्ड, है ना। ये सामने आप देख पा रहे हैं, है ना। अब एक तुगलक डायनेस्टी आई थी, तब कैसा कॉइन्स हुआ करता था। और ये अब अकबर के टाइम की मोहर वाला जो गोल्ड का जो राइन था, गोल्ड का जो कॉइन्स था वो आप देख पा रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम इंडियन रुपीज। और आप ये कागज के भी देख पा रहे हैं और ये रुपीज भी, है ना। तो कैसे एक लंबे पैटर्न से लेके
2500 ईयर्स ओल्ड से लेके और करंट सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट टाइम कि कैसे जो उसमें बदलाव आया है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि कागज की इनकी क्या वैल्यू है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है, अदायगी की वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट के आधार पे होती है। आपकी जो आरबीआई है जिसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कहते हैं, इसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं भारत का, है ना। भारत का विश्व बैंक वो एक अलग है, लेकिन अगर बात करें तो ये भारत की सर्वोच्च संस्था है जो कि पूरे सिस्टम पर वॉच करती है ना। कौन सा मनी कब कैसे कहाँ रन करेगा, कितना रन करेगा, क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो इन सब पर वॉच करने का काम या उसको रन कराने का या इसको लॉन्च करने का जो भी गाइडलाइन जारी करने का काम आरबीआई करती है। और आप लोग आरबीआई पे शॉर्ट नोट देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, और नहीं होगा तो मैं फिर इसको डाल दूंगा, है ना। फिर इसमें हमने बात की थी मॉडर्न फॉर्म्स में, अगर मनी की कितने भी टाइप्स के मॉडर्न टाइम में कितने प्रकार होते हैं, या इसके मुद्रा के जो आधुनिक स्वरूप की बात की थी उनको देखा गया था। इसमें हमने देखा था मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन के जो प्रक्रिया होती है, विनिमय जो बार्टर सिस्टम के माध्यम बनती है, यानी एक्सचेंज का माध्यम बनती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। जैसे बहुत प्रारंभिक काल में अगर बात करें तो अनाज और पशुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम के अंदर का समझा था हमने। इसके बाद सोना चांदी तांबा जैसे गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज की बात करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हमने चाहे वो आधुनिक सिक्के जो चलन में आए हैं या जिनका कागज के नोट्स की बात करते हैं, है ना। इन्हें हम टू उसमें डिवाइड करते हैं। तो एक तो करेंसी होता है और दूसरा होता है करेंसी होता है, दूसरा क्या होता है अपना बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। तो करेंसी और बैंक डिपॉजिट को हमने देखा था। तो करेंसी की बात की थी जिसमें हमने बात की थी मुद्रा के जो आधुनिक रूपों में करेंसी कागज के नोट सिक्के शामिल हैं प्रेजेंट टाइम में। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, इनके विपरीत आधुनिक मुद्रा जो है बहुमूल्य धातुओं जैसे गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज के बने सिक्कों से नहीं बनती है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं परचेज करते। अगर मैं बात करूं मॉडर्न मनी का, इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम में नहीं है कि पशुओं और अनाज ग्रेन्स और एनिमल्स से आप उसको एक्सचेंज कर पाओ, है ना। तो प्रेजेंट टाइम में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है या केंद्रीय सरकार की तरफ से जो करेंसी नोट्स जारी करता है, भारतीय कानून के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा इस तरह से मुद्रा जारी या करने का कोई इजाजत नहीं है, सिर्फ आरबीआई को होता है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था पहले। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की जो वैधता प्रदान करता है, गवर्नमेंट वैधता प्रदान करती है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। कोई अगर कोई सिक्का या कोई नोट से लेने से मना करता है तो आप उस पर केस कर सकते हो। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए व्यापक स्तर पर अगर हम डिस्कस करें तो विनिमय का एक माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसे हम करेंसी कहते हैं, जो कि सरकार अदायगी को देती है। सेकंड है इसमें हमारा जो हम डिस्कस करते हैं बैंक डिपॉजिट्स, है ना। जो बैंक में आप जमा करते हैं तो बैंक डिपॉजिट्स की बात करते हैं। और लोग मनी को अपने बैंक में डिपॉजिट के रूप में रखते हैं, जमा के रूप में रखते हैं। तो इसमें बनी इमेज में साइड में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लोग रखते हैं, और आप लोग बैंक जाते भी रहते हो। किसी समय पर जब लोगों को रोजमर्रा की जो आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो वो हर महीने के आखिर में
वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त जो नगद होता है, ठीक है, जो नगद बचता है, लोग इस अतिरिक्त नगद का अब क्या करें, तो उसे बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करते हैं। वे इसे बैंकों में अपने नाम से जमा करते हैं और बैंक ये जमा स्वीकार कर लेते हैं और इस पर वो इंटरेस्ट भी आपको देते हैं, है ना। इस तरह लोगों का जो धन होता है बैंकों के पास सुरक्षित रहता है, और सुरक्षित रहने के साथ साथ इस पर जो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंकों में खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। आपकी डिमांड है, आप चाहो एक बार में जमा कर दिया, आपके पास थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आप उसको डिपॉजिट करते रहिए, वहां पर सेव होता रहेगा, और आपको 100, 200, 400, 500 जब अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना, आप उसे निकाल सकते हो अपनी नीड के आधार पर। और इसमें आपको बैंक जितना भी आपका जमा है, ठीक है, उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी, जिससे आपके उसमें कुछ बढ़ोतरी होती रहती है ना। तो इसमें अच्छा भी होता है, आपका जो मनी है वो एक सुरक्षित भी रहता है ना। तो इसे हम बैंक डिपॉजिट के रूप में देखते हैं। अब बैंक से जब आप परचेज करो निकालोगे तो आप दो फॉर्म में कर सकते हो। एक तो बैंक आपको एक मीडियम देता है, जो हमने बात की थी, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप चेक के थ्रू कर सकते हैं, आपको मनी नहीं निकालना है कि मनी लेके ही जाना पड़े, और नहीं तो आप कैश में भी कर सकते हो, आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है। फिर नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के माध्यम में अगर हम बात करें तो मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड क्यों है। इट इज अ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज because the currency is authorized by the government of the country। हमने अभी बताया था जो करेंसी होती है वो क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनती है, क्योंकि वो एक ऑथराइज्ड जो है, ऑथराइज्ड करेंसी होती है जो कि उस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया में अपना इंडियन रुपी है ना, इसी तरह ढाका में मतलब बांग्लादेश में टका की बात करते हैं, फिर अमेरिका में डॉलर की बात करते हैं, अगर यूरोप में यूरो की बात कर डिस्कस करते हैं, है ना, और ईरान इराक में वही रियाद की बात करते हैं, है ना, रियाद की बात करते हैं। इस तरह से नेपाल में अगर बात करें तो नेपाल रुपी की बात करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो भी कंट्री है वो अपने वहां की कंट्री का क्या करती है, वो वहां के लोगों को उसके बदले उस करेंसी को अदा करने का वचन देती है। अगर वो 500 है तो 500 रुपये अदा करने का वचन देती है, और वो मान्य होती है सार्वजनिक। तो इस वजह से आप उसका मीडियम बना सकते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक, अगर हम आरबीआई की को डिस्कस करें, इंडिया इशूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर इंडियन रिजर्व बैंक जो है वो इशू करती है नोट्स को और सिक्के को, कॉइन्स को, जिसके जो मीडियम बनता है एक एक्सचेंज का, ठीक है। तो सिंपल एक्सचेंज जो आप वर्क कर रहे हैं, और वर्क इन रिटर्न वर्क, ये तो हमारा बार्टर सिस्टम का होता। अब मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपके पास मनी है सपोज दैट, है ना, तो आप इससे चाहे आप कोई फूडिंग का परचेज कीजिए, या बाइक, या आप हाउस, या आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू के उसमें। क्यों? क्योंकि ये अगर आप 500 या $1 या $2 यूरो की बात करते हैं, अगर आप रख रहे हैं तो इसमें जो है इसकी वैल्यू में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आने वाली है। क्लियर?
जो बार्टर सिस्टम में होता था पर्टिकुलर किसी भी चीज का गिरावट आती थी, वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप 500 है तो आप 500 का उसको जब भी आप करेंगे तो आपको मिलेगा, बशर्ते गवर्नमेंट ने उसको चलन से बाहर ना किया हो, उसको अदायगी करने का जो वो है मूल्य वो न छोड़ दिया हो। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में लीगल एक्सेप्ट फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसमें हैव टू परचेजिंग पावर होती है मनी में, है ना, मनी में परचेजिंग पावर होती है, स्टोर्ड वैल्यू होती है, कॉमन टर्मिनोलॉजी होती है, स्टैंडर्ड मेजर्ड होते हैं। 10 रुपये हैं तो 10 ही रहेंगे, 20 है तो 20 रहेंगे, 500 है तो 500 ही रहेंगे, 2000 है तो 2000 ही रहेगा, ना कि वो डिक्रीज होके उसका वन का टू का वन हो जाएगा। ऐसी कोई भी सिचुएशंस नहीं होती है। इसीलिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है बाय द गवर्नमेंट के आधार पर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ वेरियस टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। अब हमने डिस्कस किया था बैंक डिपॉजिट के बारे में, एक तो करेंसी की बात की थी, दूसरा बैंक डिपॉजिट में। तो बैंक डिपॉजिट में बैंक क्या होती है, एक कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो मनी होता है उसको डिपॉजिट करना और क्रेडिट प्रोवाइड करना, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें डिपॉजिट की बात करें तो आप सेविंग के रूप में डिपॉजिट कर सकते हैं, रिक्वायरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, करंट डिपॉजिट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। आप सेविंग में आपके पास जो भी है आप डेली यूज कर रहे हैं, मतलब डेली पर कहीं पे आप कोई आपको कमा रहे हैं और वहां आपसे 100 रुपीज डेली आप बचा रहे हैं, तो आप डेली जाके आप उस बैंक में सबमिट कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायरिंग्स आप सबमिट कर सकते हो, करंट में आप डेली बड़े जो लोग होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट डिपॉजिट अकाउंट चलता रहता है। फिक्स में आपको बैंक क्या करती है, आपको बोलती है आप इतना हमारे पास रख दीजिए 1 या 2 ईयर के लिए, और हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे आपके मनी पर, है ना। तो इस तरह से आप उसके पास 2 साल के लिए अपना धन रिजर्व कर देते हो, फिर आप निकाल नहीं सकते हो, और 10% ब्याज लगा के 10% ब्याज लगा के जो भी 15% देगी, और लगा के गवर्नमेंट आपको देती है। आपने इन खातों के बारे में सुना होगा कि आपका सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, आपका फिक्स अकाउंट है। जब आप एटीएम में निकालने जाते हो मनी तो आपके पास वो पूछता है कि आपका सेविंग करंट या फिक्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, आप बात करते हो उसकी, है ना। तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं बैंक में जो लोग खुलाते हैं और अपनी मनी को सेव करने के लिए, है ना। तो आई थिंक आपको डिपॉजिट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब डिपॉजिट के बाद हम डिस्कस करते हैं चेक के बारे में। चेक एक डिपॉजिट करने के बाद एक मीडियम होता है जो आपको बिना मनी निकाले आपको उतना ही मनी दूसरी जगह सेंड करने के लिए या दूसरे को देने के लिए बाध्य होता है, आपको बिना जाए बिना आपके अकाउंट से निकाले। तो चेक क्या होता है पहले इसको समझेंगे। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्ट जो इंस्ट्रक्टिंग बैंक to the pay of the specific amount from the person's account to persons in whose name and check has been issued। आपने जैसे ये चेक आपने देखा है, सिंपल ये चेक देखा है, इसमें आपका बैंक आपका जो चेक नंबर होता है और जो MCR नंबर होता है और कोड वो बैंक अकाउंट नंबर आपका होता है और ट्रांजेक्शन कोड होता है। इस तरह से आपका इस चेक पे प्रिंटेड रहता है और आपका ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे साइन होते हैं। इस तरह से आप साइन इन होते हैं और आप यहाँ पर जैसे इसमें देखो रवीश मिश्रा ओझा को हैं, इनको 20 लाख जो 35,000 पे करने की बात की गई है। इस तरह से आप उस पर लिख के और आप उसको काट के दे सकते हो। इस तरह से ये ICICI का है, ये स्टेट बैंक की है, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हो लिख के, और देने के बाद जिस बंदे जिसका नाम आप यहाँ पर लिखोगे वो जाके अपनी बैंक में लगाएगा और यहाँ से आपके अकाउंट से रुपया सीधा ट्रांसफर हो जाएगा
बिना आप मनी को कैश दिए हुए आप सिंपल एक जो है कि पेपर है उसके माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं होता है। ये जो है मीडियम ऑफ जो मीडियम ऑफ जो ट्रेड बात करें या डिपॉजिट्स की बात करें या मनी के लेन देन की बात करें, तो एक्सचेंज की बात करें, तो ये एक बेटर ऑप्शंस है प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो इस तरह से लोग करते हैं। अब हम बात करेंगे लोन एक्टिविटीज की, डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर चेक वाला आपको समझ में आ गया, अगर नहीं है तो सपोज दैट बात करें, सपोज दैट आप कहीं गए, आपने वहां पर आपने देखा होगा कि आप एक बहुत बड़ी रकम में आप जो मनी में आप परचेज करते हो कोई भी चीज, आपके पास कैश नहीं है, तो आप उस कंडीशन में आप चेक दे सकते हो और बोल देते हो, वो एक आपका सब्सिट्यूट है, या आपको जो मनी है वो आप पे करने के लिए आपने उसको दे दिया, पेपर है ना। तो धन जो अगर वो मनी जो होती है एक खाते से दूसरे खाते में कुछ ही दिनों में ट्रांसफर हो जाती है, बिना लेन देन नगद, है ना, बिना नगद अदायगी के आप एक बैंक से आपके दूसरे बैंक में चला जाएगा जहां पर आप उसको भेजेंगे, है ना। तो ये एक अच्छा मीडियम कहा जाएगा ट्रांसफर का, जिसमें आप डायरेक्ट किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करेंगे, और आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं, दैट मीन्स ना तो चोरी की दिक्कत है ना तो आपको खो जाने की दिक्कत है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोन सिस्टम के बारे में, कि अब क्या होता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक की लोन, बैंक की अगर बात करें तो पहले हम पढ़ भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। बैंक जनता के लिए जो धन खाते में जमा करती है, सिंपल सी समझो, जो आप जमा करते रहते हो वो स्वीकार करती रहती है। अब उसका करती क्या है ये भी तो आप आइडिया लगाओ कि उसका करती क्या है ना। आपने जमा तो कर दिया, ऐसा तो नहीं वो बड़े बड़े सूटकेस में भर के रख दिया और इसको एक स्टोर करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये आप जमा करते हो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे होता रहता है। यह एक दिलचस्प बात यह है इसकी क्रियाविधि की, कि बैंक जमा रकम एक छोटे हिस्से को अपने पास कुछ नगद के रूप में रखती है, और बाकी सब वो पूरा सिर्फ छोटे के उसमें क्या बात करें, यहाँ पर आप वो देख पा रहे हैं 15%। बैंक in India though these days hold 15% of their deposits as cash। आप कितना भी जाके यहाँ जमा करते रहो, बैंक में कितना भी जमा कर दो, वो सिर्फ अपने जमा का 15% ही रखेगी, और बाकी क्या करती है बैंक, यूज ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ एक्सटेंड लोन। लोन के रूप में आप गए, देखो दो प्रकार से काम करती है, एक तो आप गए आपने जमा किया, दूसरा जो बोरर्स होते हैं यानी जो लोन लेते हैं, कुछ पीपल्स क्या होते हैं डिपॉजिट करते हैं, और कुछ पीपल विड्रॉ करते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ। कुछ पीपल क्या करते हैं लोन लेते हैं, और कुछ पीपल क्या करते हैं लोन को रिटर्न करते हैं विद द इंटरेस्ट। अब समझने वाली बात है, ठीक है। यहां पर पहले देख लो थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। जो डिफरेंस है बैंक में इंटरेस्ट यानी ब्याज का, वो उसका जो क्या होता है फायदा या इनकम का जो सोर्स है ना। आप समझो इसको आराम से। बैंक क्या करती है, आपसे 8 आपने कितना भी रुपया रखा, ठीक है, सपोज दैट 1000 आपने बैंक में जमा किया, अब बैंक इस पे आपको 8% का क्या देगी, ब्याज, इंटरेस्ट, है ना। ये बैंक की पॉलिसी है, आपने जमा किया, है ना, यहां आपने क्या किया, जमा किया, तो आपको देगी। अब सपोज दैट बैंक के पास से किसी ने क्या किया, मनी को, है ना,
मनी को लोन पे लिया, है ना, मनी को क्या किया, किसी ने लोन पे लिया, और लोन पे लेने के बाद उसने उसने क्या किया कि वो उस मनी को कितने रेट पे, तो बैंक क्या करेगी, बैंक क्या करती है कि बैंक अगर किसी को लोन पे देगी तो 15 से 20% के आधार पे देगी, 20% ब्याज पर देगी, इंटरेस्ट पे देगी, है ना, इंटरेस्ट पे देगी। तो अब क्या करती है, अब देखो यहां पर समझो, ये आप गए यहां से बैंक में जमा किया, आपको 8% का ब्याज मिलेगा, आपने जमा किया धन, बैंक ने क्या किया, लोगों को लोन दिया 20% के ब्याज पर। जब ये वापस करने आएंगे तो इनसे इस जितना भी ये सपोज दैट 200 लाख ले गए थे, बहुत ज्यादा है, ठीक, इतना देती नहीं है बैंक से, और ले गए थे, और इनको 20% का ब्याज लगा इस पे, और ब्याज के साथ ये बैंक में आके सबमिट कर दे, जमा किए। बैंक ने क्या किया था, आपसे 8% पे लिया था आपका धन, और आपको 8% दे देगा। अब अगर हम बात करें तो उधार वाले से कितना लिया, 20, और आपको दिया 8, दैट मीन्स 12% का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट का या ब्याज का, तो वो किसका है, वो बैंक का है। तो बैंक को प्रॉफिट तो यही है, मेन का इनकम जो सोर्स यही है, इसी के आधार पर बैंक क्या करती है कि लोगों को सर्विस देती है, सैलरी देती है, और फैसिलिटी देती है। तो आई थिंक लोन का जो सिस्टम है और कैसे मनी पूरे उसमें रन करती है, तो आप समझ गए होंगे। बैंक क्या करता है, कैसे धन आपसे लेके दूसरे को देता है, दूसरे से लेके आपको देता है, और उसमें उसमें उसके इनकम कैसे होती है, बैंक कैसे इनकम होती है, वो भी आप समझ गए होंगे होपफुली। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और मैं आपको समझा दूंगा। नाउ अब हम बात करेंगे क्रेडिट सिस्टम की। बैंक क्या करता है, क्रेडिट सिस्टम जिसे हम साख बोलते हैं, है ना, जिसे हम साख के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसे ही, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें जो हम डेली यूटिलाइज करते हैं कि धन का, ठीक है, लेन देन करते हैं, किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग करते हैं। ऋण से तात्पर्य हमारा यह सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु, सेवाएं मुहैया कराता है, और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ये दो उदाहरण अगर सिंपल सी समझे हम, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई त्योहार है, त्योहार का मौसम है ना, कोई त्योहार का मौसम है, और एक मिनट जरा है कि हम इमेज सेट कर लें उस पर, फिर हम आपको इसको एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, ये आप देख पा रहे हैं त्योहार है, और त्योहार की बात करते करें यदि हम, त्योहार है मौसम का, अब 2 महीने का त्योहार का मौसम है। जूता निर्माता सलीम के पास घर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते मांग आती है। कहीं से मांग आई कि भाई हमको 3,000 जूते चाहिए, शूज चाहिए, है ना, शूज चाहिए। तो अब इसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई चिपकाने के लिए काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है,
सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। और दूसरे बड़े व्यापारी से 1,000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिरी में सलीम जूता बेचने में कामयाब होता है और उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन को अदायगी भी कर देता है। ये तो किसी भी व्यापारी या किसी भी उससे बात की गई, लेकिन इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और तो अब बैंक जो है इसका मीडियम बन गया है। अब बैंक जाइए, आप अपने चाहे जिस भी चीज काम के लिए आप धन वहां से उधार ले सकते हो। ठीक है, तो क्रेडिट रिफर्स करता है टू एन एग्रीमेंट इन विच ऑफ लेंडर्स जो सप्लाइज द जो बैरोअर्स जो बार्बर होता है, बार्बर्स ऑफ द बैरोज ऑफ द मनी की बात करता है। गुड्स आर सर्विसेज रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स। आपने क्या करता है, क्रेडिट आप साख समझिए, साख में उधार जिसे हम ऋण कहते हैं, है ना, इसे हम साख भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप बैंक के पास गए या किसी के पास गए, कोई भी सामान आपको परचेज करना है बहुत बड़ी मात्रा में, जिसका रेट जो है हाई है, तो आप बैंक से आप उधार लेते हो, जो कि हमने बात की, और आप बोलते हो कि हम आफ्टर सम टाइम आपको चुका देंगे। उसके लिए आप अपना चाहे घर है वो रख देते हो, और खेत रख दी जाती है, प्रॉपर्टी रख दी जाती है, कुछ भी चीज है आप रख सकते हो जो कि ऐसा लीगल हो। तो उसके बदले आपको धन मिलता है और आप धन को यूज करते हो अपने चीजों को, और बेचने के बाद आप जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसको फिर से दोबारा वापस पे कर देते हो, है ना। तो इसे ही क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, which आप जो borrowers receive the sum of money sometimes value lenders lead to the later date generally with interest। आपको उसको जो चुकाना है वो आपको 20 या 15% के इंटरेस्ट के आधार पर चुकाना पड़ता है। और हमने इसमें आगे डिस्कस हुआ था, इसमें एक चीज मैं बात कर दूं, यहाँ ये लोन के समय पर 50% रिजर्व रखती है बैंक। हाँ, जो आप जमा करते हो तो उसका से 15% ही बैंक जो है बचाती है अपने पास, ताकि कभी फर्दर आप उसको निकालने आओ, 1,000 रुपया उसमें से 2,000 रुपया, तो वो आपको दे सकते हैं। पूरा बैंक नहीं खाली करती है मनी से, जितना जमा हुआ बैंक में उसका 15% रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा लोग निकालते भी नहीं है। किसी को 100, किसी को 200, किसी को 1 लाख निकालना होगा, बस इससे ज्यादा निकालना नहीं होता है, जो आप जिसने 20-25 लाख जमा कर रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। तो चलिए क्रेडिट सिस्टम को यहाँ पर लोन के ग्रुप के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये होता है निगेटिव सिचुएशंस एंड पॉजिटिव सिचुएशंस। जो ड्राफ्ट करते हैं इसे इंप्रूव करते हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, दो डिफरेंट क्रेडिट के जो है सिचुएशंस होते हैं और उनको मानना पड़ता है। टर्म्स होते हैं कुछ, कोलेटरल होते हैं, डॉक्यूमेंट स्टेशन होता है, एंड इंटरेस्ट रेट होता है, और मोड ऑफ द रिप्लेसमेंट होता है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यही तक। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो चैनल को शेयर करके लोगों को बताइए, और आप जब जुड़ते हैं और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए, है ना, क्योंकि आपके जुड़ने से और लाइक और शेयर के आधार पर हमको भी मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का और बेहतर से बेहतर आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आता है कभी तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो और आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।